बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज दल अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनार पिछले कई महीनों से परेशान चल रहे थे। परेशानी की वजह थी बीमारी, मानसिक तनाव में रहते थे, सिर दर्द बना रहता था, एक कान से सुनने में काफी दिक्कत होती थी। परेशान बाप को बेटी भारत जाकर इलाज करवाने का मशवरा देती है। बेटी के कहने पर बांग्लादेश में 3 बार के सांसद साहब इलाज करवाने भारत आते हैं, मगर ये उनकी आखिरी भारत यात्रा साबित होती है, क्योंकि उन्हें यहाँ 80 टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो आखिर एक बांग्लादेशी सांसद की हत्या भारत में किसने कर दी? हत्या के पीछे की वजह क्या थी और हत्या का राज कैसे खुला? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सांसद अनवारुल अजीम बांग्लादेश में झेनाइदह 4 क्षेत्र से 3 बार के सांसद थे। वह झेनाइदह से साल 2014, 2018 और 2024 में सांसद चुने गए थे। बेटी मुमतरीन फिरदौस डोरिन के कहने पर अनवारुल अजीम इलाज के लिए 12 मई 2024 को कोलकाता पहुंच जाते हैं। ये कोलकाता के उत्तर में स्थित बड़ा नगर के उपनगरीय इलाके में अपने एक मित्र गोपाल विश्वास के घर रुकते हैं। बेटी फिरदौस को अनवारुल अजीम का 13 मई 2024 को एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा था कि वह एक वीआईपी के साथ दिल्ली चले गए हैं, वहां से उन्हें आगे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। इन मैसेज के बावजूद बेटी अपने पिता के पीए से मिलकर भारत आने के लिए वीजा निकलवाने में जुट जाती है। इसी बीच बेटी 14 मई को अपने पिता को फोन करती है तो उनका फोन नहीं लगता है। फिर वो पिता के भारत वाले दोस्त गोपाल विश्वास से बात करके पिता के बारे में पूछती है। इस पर गोपाल विश्वास कहता है कि वो भी सांसद साहब से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। गोपाल फिरदौस को ये भी बताता है कि अनवारुल 13 मई को ये बताकर घर से बाहर निकले थे कि डॉक्टर से मुलाकात के बाद शाम तक वापस लौट आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, बल्कि उनका एक मैसेज मिला कि मैं एक खास काम से दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद फोन करूंगा, तुमको फोन करने की जरूरत नहीं है। इस जानकारी ने फिरदौस की व्याकुलता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वह दिल्ली जाने के संबंध में जानने को और बेचैन हो गई। उनकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब अब्बू जान की 3 दिनों तक कोई सूचना तक नहीं मिल पाई। वह अपने पिता के सरकारी आवास में बैठी बार बार गोपाल विश्वास को फोन करती है। अनवारुल अजीम की 3 दिनों से कोई सूचना नहीं मिलने पर बांग्लादेश के गृह मंत्री में भी खलबली मच जाती है। बेटी फिरदौस पिता की गुमशुदगी के बारे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी जानकारी दे देती है। इधर कोलकाता में जब 17 मई तक अनवारुल की कोई सूचना नहीं मिलती है, तब 18 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज की जाती है। मामला बांग्लादेशी सांसद के भारत से लापता हो जाने के संबंध में था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और जांच की शुरुआत सीआईडी ने कर दी। इधर बांग्लादेश की पुलिस भी अपने सत्र से जांच करने लगी। गोपाल विश्वास की लिखित शिकायत पर इसकी जानकारी कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग को दे दी गई। वहां के भारतीय अधिकारियों की मदद से कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया। इससे पुलिस को कई जानकारियां मिली। अनवारुल अजीम के कोलकाता में अपने मित्र के घर से 13 मई को निकलने के बाद उनके मोबाइल की लोकेशन महानगर के न्यू मार्केट इलाके में मिली। इसके बाद 17 मई को उनका फोन बिहार के किसी इलाके में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। इस बारे में गोपाल विश्वास से भी पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही पुलिस को अजीम के घर से निकलने के बाद किराए की जिस कार में सवार हुए थे उसके ड्राइवर का पता चल गया था। ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि सांसद के साथ एक बांग्लादेशी नागरिक भी था। 13 मई 2024 को ड्राइवर ने उन दोनों को कोलकाता से स्टे न्यू टाउन इलाके में छोड़ दिया था। लापता सांसद के बारे में पुलिस को इससे अधिक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उधर बांग्लादेश के कोलकाता स्थित उच्चायोग के प्रेस सचिव रंजन सेन को भी 18 मई को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की ओर से सांसद के लापता होने की सूचना मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी थी। जब यह पता चला कि बांग्लादेश के सांसद को आखिरी बार कोलकाता में ही देखा गया था, तब उच्चायोग के अधिकारी कोलकाता पुलिस से भी नियमित संपर्क में आ गए थे। पूछताछ में गोपाल बताता है कि अनवारुल अजीम ने उनके पास आने के बाद किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की इच्छा जताई थी। इस पर गोपाल विश्वास ने अनवारुल से कहा था कि वह ऐसे किसी डॉक्टर को नहीं जानता है, लेकिन उनको सॉल्टलेक स्थित अपोलो अस्पताल में अपना इलाज करवाने की सलाह दी। गोपाल ने पुलिस को यह भी बताया कि मेरी सलाह को ध्यान में रखकर ही उन्होंने सुबह एक साथ ही नाश्ता किया था। उस वक्त उनसे मैंने ये भी कहा था कि आज मेरी कार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह किसी कार का इंतजाम कर ले।
उसके बाद मैं घर की पहली मंजिल पर बने अपने दफ्तर में चला गया। पुलिस गोपाल विश्वास की जानकारी से सेटिस्फाई हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अनुसार उनके द्वारा दी गई जानकारी सही थी। फुटेज में अनवारुल अजीम दोपहर को 1:41 पर घर से निकलते दिखाई दिए थे। उसके बाद पुलिस की मिसिंग डायरी में लिखा गया कि अनवारुल अजीम उनके घर से कुछ दूर स्थित विधान पार्क इलाके से किराए के कार में सवार हुए। साथ ही उन्होंने पुलिस को बताया है कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने अजीम को कार में सवार होते देखा था। हालांकि अजीम को शाम को अपने मित्र के घर लौटना था, लेकिन वह नहीं लौटे थे। जांच में यह बात भी सामने आती है कि सांसद के गायब होने की शिकायत लेकर जब गोपाल पुलिस थाने गए तब उन्हें वहां पूरे दिन बैठा कर रखा गया। इस बीच पुलिस की एक टीम उनके घर गई और वहां सीसीटीवी का फुटेज ले आई। उन फुटेज की जांच के बाद शिकायत दर्ज की गई। भारत में तो जांच चल ही रहा था, दूसरी तरफ ढाका में खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हारून रशीद का कहना था कि अनवारुल के पास 2 बांग्लादेशी मोबाइल नंबरों के अलावा एक भारतीय कंपनी का सिम भी था। उन्होंने भारतीय पुलिस के सहयोग से उनके भारतीय फोन नंबर की लोकेशन ट्रैक करके देखा था, जो बिहार का मुजफ्फराबाद दिखा रहा था। कोलकाता पुलिस ने जांच कर पाया कि बिहार में मुजफ्फराबाद नाम की कोई जगह नहीं है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी है। बिहार में इनसे मिलता जुलता नाम है मुजफ्फरपुर। लापता सांसद की तलाश में जुटे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने इस सिलसिले में बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के अलावा भारत के पुलिस अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने अनवारुल के परिवार को भी नियमित संपर्क में ले लिया था। उनकी बेटी मुमतरीन फिरदौस बांग्लादेश में पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसके पिता अक्सर भारत जाते रहते थे। यहाँ सांसद बंद हो जाने के कारण वो 2-3 दिन के लिए भारत गए थे। इसी तरह नियमित रूप से वह वहाँ जाते रहते हैं। उनके कान में दिक्कत है, एक कान पूरी तरह बंद हो गया है, यानी उससे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे पिता उसी का इलाज करवाने वहाँ गए थे। इधर पुलिस अपनी जांच तेज करते हुए संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर देती है। सबसे पहले कोलकाता पुलिस 24 मई 2024 को जिहाद हवलदार नाम के एक बांग्लादेशी कसाई को गिरफ्तार करती है। ये कथित तौर पर मुंबई में अवैध रूप से रह रहा था, जबकि बांग्लादेश में भी पुलिस 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार लोगों में अमानुल्लाह सईद उर्फ सिमूल भैया उर्फ सिहाब उर्फ फजल मोहम्मद भैया, तनवीर भैया और एक युवती सिलास्ती रहमान थी। कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और ड्राइवर की पूछताछ से न्यू टाउन इलाके के फ्लैट की जानकारी मिली, जहां वह सांसद को छोड़ गया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम 22 मई को न्यू टाउन फ्लैट पहुंची। यहां एक बोर्डिंग पास मिला था। इसके बाद पुलिस वहां से चली गई थी। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने घोषणा कर दी कि सांसद अनवारुल की हत्या हो चुकी है। फिर फॉरेंसिक की एक टीम 22 मई को ही फ्लैट पर पहुंची। वहां जूतों के पास और ड्राइंग रूम में खून के धब्बे मिले थे। एक तरफ कोलकाता पुलिस सांसद की हत्या की जानकारी हो जाने पर उनकी लाश तलाशने में जुट गई, जबकि दूसरी तरफ ढाका पुलिस और खुफिया एजेंसी इस हत्याकांड के गुनहगारों की तलाश करने लगती है। इसी सिलसिले में हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा उर्फ शाहीन मियां का नाम सामने आता है। अख्तरुज्जमा उर्फ शाहीन मियां अमेरिका का नागरिक था, जो 20 मई को दिल्ली और फिर नेपाल के काठमांडू के रास्ते अमेरिका फरार हो गया था। दोनों देशों की पुलिस को संदेह हुआ कि सांसद की हत्या कर 100 को बड़ी चतुराई से ठिकाने लगा दिया गया है। जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर 23 मई की रात कोलकाता में एक नहर के किनारे सांसद के अंगों की खोज शुरू की। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान जिन 2 कारों को जब्त किया था, उनमें से एक में हत्या से पहले सांसद अजीम को सवार होते देखा गया था। हत्या के बाद अपराधी दूसरे कार से फ्लैट से बाहर गए थे। लाश की तलाशी से पहले दिन में ही कोलकाता पुलिस ने एक संदिग्ध अपराधी जुबैर उर्फ जिहाद को हिरासत में लिया था। उसके पूछताछ में मालूम हुआ कि वह बांग्लादेश का नागरिक है। उसके बाद कोलकाता से सीआईडी के 3 अधिकारियों ने खुफिया शाखा के प्रमुख के साथ बैठक की। इस हत्याकांड के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में जिहाद के अलावा अख्तरुज्जमा, अमानुल्लाह, सैयद, मुस्तफिजुर, फैसल और सिलास्ती रहमान के नाम शामिल है। इनमें से 3 आरोपी 22 मई को ढाका में गिरफ्तार किए गए थे। जुबैर उर्फ जाहिद से मुख्य रूप से इस बिंदु पर पूछताछ की गई कि सांसद अजीम की हत्या के बाद उनका शव कहाँ ठिकाने लगाया गया था। हिरासत में लिए गए लोगों से जब एक एक कर पूछताछ हुई, तब सांसद हत्याकांड से संबंधित कई चौंकाने वाले खुलासे प्याज की छिलके की तरह उतरते चले गए।
दोनों देशों की पुलिस में दर्ज अभियुक्तों के बयानों के अनुसार उन्होंने सुनियोजित तरीकों से हत्या का अंजाम दिया था। उनकी हत्या की फुल प्रूफ योजना ढाका में ही बनाई गई थी, लेकिन इस वारदात को विदेशी भारत में अंजाम देकर सबको ऐसे गायब करने की भी पूरी तैयारी की गई थी ताकि उसका नामो निशान पता न चल पाए या वह कभी बरामद ही न हो सके। इसी वजह से शव के कई टुकड़े किए गए, हड्डियों और मांस को अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद उसे ग्रे कलर के एक सूटकेस में भरा गया। जाहिद और ढाका में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त श्याम उस सूटकेस को लेकर फ्लैट से बाहर चले जाता है। इसके बाद मुख्य अभियुक्त फ्लैट पर आता है और ये लोग शव के बचे खुचे हिस्से को पॉलीथीन में भरकर बाहर ले जाता है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल कर लिया कि सांसद की हत्या 13 मई की दोपहर में की गई थी। सीआईडी के अनुसार हत्यारों ने पहले अजीम को क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके तब बेहोश किया था जब वह वॉश बेसिन के पास अपना चेहरा साफ कर रहे थे। इसके बाद एक तकिए की मदद से दम घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर आरोपी जिहाद हलदार ने कसाई वाले चाकू और ब्लेड की मदद से उनकी खाल उतारकर उनके शव के 80 टुकड़े किए। आरोपी शव के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भरकर सूटकेस में छिपा कर ले गए थे। इसके अलावा फ्लैट से ब्लीचिंग पाउडर भी बरामद हुआ। उनके शरीर के काटे टुकड़ों को छोटे छोटे पैकेट में डाला गया। पैकेट एक ब्रीफ केस और ट्रॉली बैग में रखे गए। इसके बाद हत्यारे फ्लैट से 20 किलोमीटर दूर कृष्णमती गए और पैकेट को ठिकाने लगा दिए। सीआईडी को कोलकाता के न्यू टाउन फ्लैट से 600 ग्राम के सैकड़ों पॉलीथीन बैग मिले। साथ ही पुलिस ने टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, दस्ताने और सिलास्ती रहमान के नाम का बोर्डिंग पास बरामद किया। सिलास्ती वही महिला है जो सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवारुल के साथ फ्लैट में जाती नजर आई थी। इसके बारे में आरोपी जिहाद हवलदार ने बताया कि सांसद के फ्लैट में घुसने के 15 मिनट में ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने बताया कि उनकी हत्या के बाद उनके शरीर से चमड़ी हटाई गई, मांस निकाला गया और फिर लाश के 80 टुकड़े किए गए। इन टुकड़ों को बैग में भरकर शहर के अलग अलग इलाकों में फेंका गया। जांच में ये भी सामने आता है कि मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा ने हत्या को अंजाम देने के लिए 5 करोड़ रुपए में एक हिटमैन को काम पर रखा था। खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि अजीम को एक महिला ने लालच देकर फ्लैट में बुलाया होगा। बांग्लादेश पुलिस का इस बारे में कहना है कि महिला बांग्लादेशी है जो मुख्य आरोपी अख्तरुज्जमा शाहीन की प्रेमिका है। सीसीटीवी फुटेज में सांसद को एक पुरुष और एक महिला के साथ फ्लैट में प्रवेश करते हुए देखा गया था। दोनों फ्लैट में अंदर और बाहर आते हुए भी देखे गए थे, लेकिन सांसद फिर भी नहीं निकले। बाद में दोनों एक बड़े सूटकेस के साथ फ्लैट से बाहर आए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कोलकाता के एक गेटेड सोसाइटी में जिस आलीशान अपार्टमेंट में यह घटना हुई थी उसका मालिक संदीप राय है। वह व्यक्ति उत्पाद शुल्क भाग का एक कर्मचारी है जिसने इसे अख्तरुज्जमा को किराए पर दिया था। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त हारून रशीद के अनुसार यह साजिश 2 से 3 महीने पहले रची गई थी। इसके लिए ढाका के गुलशन और वसुंधरा इलाके में अख्तरुज्जमा के फ्लैट पर कई बैठकें हुई थी। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की अतिक्रियता के कारण संदिग्ध बांग्लादेश में हत्या को अंजाम नहीं दे पाए थे। इन्हें यह भी पता था कि सांसद अक्सर कोलकाता आते थे, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई और 25 अप्रैल 2024 को वहां एक फ्लैट किराए पर ले लिया। 30 अप्रैल को अख्तरुज्जमा, इसकी प्रेमिका और हिटमैन अमानुल्लाह ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी और 13 मई को किराए के फ्लैट में आ गए। जब सांसद अनवारुल अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर से निकलते हैं तब फैसल नाम का एक संदिग्ध उन्हें लेकर एक सफेद रंग की कार में बैठ गया और उन्हें फ्लैट में ले गया। सांसद दोपहर करीब 2:51 पर फ्लैट में दाखिल हुए और संदिग्धों ने अगले आधे घंटे के भीतर अपनी योजना को अंजाम दे दिया। साथ ही बचने के लिए अलग अलग लोगों को दिल्ली पहुंचने वाला मैसेज भेज दिया। इस घटना के बाद अमानुल्लाह और अख्तरुज्जमा की प्रेमिका 15 मई को बांग्लादेश लौट आए, जबकि अन्य संदिग्ध मुस्तफीज जो लापता 16 मई को और फैसल 17 मई को लौट आए। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बेरहमी से सांसद की हत्या क्यों की गई। वैसे तो अब तक मोटिव का पता लगाने के लिए जांच चल ही रही थी, फिर भी शुरुआती जांच में पता चला कि यह सांसद और मुख्य आरोपी के बीच एक व्यापारिक सौदा को लेकर अनबन का नतीजा हो सकता है। इस बारे में डेली स्टार अखबार ने बताया कि अख्तरुज्जमा और सांसद कथित तौर पर सोने की तस्करी का रैकेट चलाते थे, जब तक कि पिछले साल उनके बीच मतभेद नहीं हो गया।
बताया जाता है कि अख्तरुज़्ज़मा दुबई से बांग्लादेश में सोने की छड़ों की तस्करी करता है, जबकि अजीम यह सुनिश्चित करते थे कि खेप उनके सिंडिकेट के माध्यम से भारत में सही लोगों के हाथों तक पहुंचे। बदले में सिंडिकेट को कश्मीर दिया जाता था। पिछले साल सांसद ने अपने लिए ज्यादा कश्मीर की मांग की थी, लेकिन अख्तरुज़्ज़मा इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। इसके बजाय उसने अपनी सोने की तस्करी के लिए एक नया सिंडिकेट चुना। इस नए सिंडिकेट का नेतृत्व कथित तौर पर एक पूर्व सांसद कर रहे थे। इससे अजीम और भी क्रोधित हो गया। इसके अलावा पिछले 6 महीने में भारतीय सीमा पर सोने की कई बड़ी खेप जब्त की जा चुकी थी और अख्तरुज़्ज़मा को इसके पीछे सांसद का हाथ होने का संदेह था। इन खेपों में करीब 200 करोड़ का सोना था। इससे अख्तरुज़्ज़मा नाराज हो गया और उसने सोना वापस पाने के लिए बार बार सांसद पर दबाव डाला। इसके बाद अख्तरुज़्ज़मा ने सांसद से पैसे 200 करोड़ वापस मांगने शुरू कर दिए। मामले को सुलझाने के लिए सांसद और अख्तरुज़्ज़मा पिछले 6 महीनों में कई बार मिले। बताया जाता है कि यही पैसे का लेन देन अजीम की मौत का मुख्य कारण था। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार 200 करोड़ रुपए खोने के गुस्से के अलावा अख्तरुज़्ज़मा नए सिंडिकेट के जरिए भारत में बिना किसी बाधा के सोने की तस्करी करना चाहता था। हालांकि अख्तरुज़्ज़मा ने हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उसने एक बांग्लादेशी टीवी चैनल से कहा कि जब कोलकाता में सांसद की हत्या हुई तो वह ढाका में था और जब वह इलाज के लिए कोलकाता आए तब कई बार उनके कोलकाता स्थित फ्लैट पर आए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अजीम की हत्या में कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है। 2014 में सांसद बनने के बाद अजीम ने झिनाइदर में सोने की तस्करी पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। पिछले कई सालों में वहां के कुछ प्रभावशाली व्यवसायी और जसोर के एक राजनीतिज्ञ जो सोने की तस्करी में भी शामिल हैं, अजीम के अवैध सोने के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण लेने के प्रयास से नाराज हो गया था। जबकि अजीम की बेटी का कहना है कि उसे अपने अब्बू के सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता के बारे में जानकारी नहीं है। इस मामले में अब तक पुलिस जांच चल ही रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए मामले की तह तक जाने के लिए मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। दोस्तों, आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।